मेरी जिंदगी हो तुम भाग 55। अगर तुमने जानबूझकर मेरे गुस्से में अर्जुन को टारगेट किया है तो ये बहुत गलत काम किया है जागृति। तुमने अभी तक सिर्फ मेरा एक ही साइड देखा है, दूसरा साइड नहीं। जिस खेल में आज तुम पैर रख रही हो मैं बचपन से उसे खेलते आ रहा हूँ, मास्टरमाइंड हूँ इस गेम का। तुमने अपना दांव खेल दिया, नाउ टर्न इज माइन। उद्धरण चिन्ह। ठीक उसी समय जागृति ने साहिर के केबिन को नॉक किया। लाल आंखों के साथ साहिर ने घूरते हुए दरवाजे को देखा। यस कम इन कहते हुए उसने अपने चेयर को पीछे घुमा लिया। जागृति अंदर चली आई। साहिर के टेबल के पास आकर जागृति ने आवाज लगाई। साहिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा। ओह तुम हो, मैंने सोचा कि मयंक है, मैंने उसे काफी के लिए कहा था। आओ बैठो, साहिर ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहते हुए उसे सामने लगी हुई चेयर पर बैठने का इशारा किया। इस वक्त उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल थे। कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले वह इसी जागृति पर इतना गुस्सा कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही जिंदादिली के साथ जागृति का स्वागत किया है। उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट देखकर जागृति के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। यह मुस्कुराहट औपचारिक सी थी, वरना वह दिल में बहुत ही उलझी हुई थी। साहिर की नज़रें उसके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए जमी और वह दिल में खुलकर मुस्कुरा दिया, जैसे कि जागृति की इस हालत को एंजॉय कर रहा हो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो, ना चाहते हुए भी जागृति पूछ बैठी, जबकि वह जान रही थी कि साहिर जिंदगी के साथ उसकी कंपनी एंजॉय करके मुस्कुरा रहा होगा और यह एहसास ही उसका सैकड़ों लीटर खून जलाने के लिए काफी था। जागृति की बात सुनकर साहिर और खुलकर मुस्कुरा दिया। मुस्कुराने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खुद पर अकेले में बेवजह भी मुस्कुरा लेना चाहिए, और जब आपका कोई खास दोस्त आपसे बिना बुलाए मिलने के लिए आए तो उसकी खुशी तो सेलिब्रेट करनी बनती है ना। उद्धरण चिन्ह। मैं कल भी आई थी। जागृति के होठों से निकल गया। आई एम सॉरी, कल मेरा कुछ जरूरी काम था, बस उसी के लिए निकल गया था। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तब मुझे तुम्हारे आने की इन्फॉर्मेशन मिली, पर तब तक मैं निकल चुका था। साहिर ने जैसे सफाई देते हुए कहा। जागृति ने हाँ में सर हिलाया। तुमको आने से पहले एक बार फोन कर देना चाहिए था, मैं तुम्हारा इंतजार करता। माइंड मत करना, पर तुम समझ सकती हो, कहते हुए साहिर हल्के से मुस्कुराया। हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे ये तो पता चले तुम्हारा यह इम्पोर्टेंट काम कहाँ था। जागृति ने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में कहने की कोशिश की, लेकिन वाक्य के अंत आते ही उसके शब्दों में चीड़ झलक गई थी। आखिर उसने साहिर का स्टेटस देख लिया था और साहिर भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस की व्यू देखकर जान चुका था कि जागृति जान चुकी है कि वह कहाँ बिजी था। अरे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, तुम तो जानती ही हो कि मैं जिंदगी को अपने साथ लेकर आया हूँ। घर पर रहे रहे बिल्कुल बोर हो जाती है, तो कल सोचा कि उसको कुछ घुमा देते हैं, तो थोड़ा नेशनल हाईवे की तरफ निकल गए थे। साहिर ने अपने लैपटॉप को ऑन करते हुए कहा। हाँ बीवी है तुम्हारी, उसको तो समय देना ही होता होगा, अब बीवी के आगे दोस्तों की क्या हैसियत है। इस बार जागृति ने अपनी चिढ़ ना छुपाते हुए ताना मारा। ऐसा कैसे बोल सकती हो यार, दोस्त भी तो जिंदगी का ही एक हिस्सा है, पर जिंदगी तो जिंदगी है। साहिर ने भी उसकी बात का बराबर जवाब देते हुए कुछ जताया था, पर चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट जागृति को साहिर की बातें समझकर भी ना समझने का इशारा दे रही थी, और साहिर तो यही चाहता था। खैर अपना बताओ, कुछ जरूरी काम था जो आई थी। कुछ देर रुकने के बाद साहिर ने जागृति से पूछा। जरूरी काम नहीं होता तो क्यों आती? जागृति बोली। हाँ ये भी सही है, बड़े लोग बड़ी बात, बताओ क्या काम था? बड़े लोग का तो ताना मत ही दो,
वरना अगर मैं ताना दिया तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुमने प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में जो हमारी जमीन है उनके बारे में क्या सोचा है? जागृति ने सीधे सीधे काम की बात की। मैं तुम्हारी बात का सही मतलब नहीं समझ पाया। बात समझ कर भी साहिर ने अभिज्ञता जाहिर की। मतलब ये कि तुम्हारे प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी जमीन भी आ रही है। जागृति बोली। साहिर ने सर हिलाया। तुम उन पर काम करना चाहते हो लेकिन अभी तक तुमने हमारे साथ उनके कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बनवाए हैं। जागृति ने सीधे सीधे कहा और साहिर मुस्कुरा गया। मैं तुम्हारी जल्दीबाजी समझ रहा हूँ जागृति, और यह जल्दीबाजी तुम क्यों दिखा रही हो? किसके कहने पर दिखा रही हो? ये भी समझ रहा हूँ, पर अफसोस इसी का तो मुझे फायदा उठाकर काम कुछ स्लो प्रक्रिया में ले जाना है। साहिर का दिमाग अपनी पहली जीत पर मुस्कुराया। हाँ, यह मैं जल्दी ही करने वाला हूँ, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि प्रतापगढ़ सिटी प्रोजेक्ट में हमारी भी बहुत सारी जमीन है। अभी उन जमीनों पर काम चल रहा है और इन जमीनों पर भी काम होना है, तो मैं पहले अपनी जमीन का काम देख रहा हूँ, उसके बाद में एक वैल्यू निकलेगा कि मेरे पास कितने पैसे बच रहे हैं। उसी हिसाब से तो मैं कॉन्टैक्ट के लिए तुम्हारे बड़े पापा से बात कर सकूंगा। मतलब कि तुम समझ रही होगी कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है। मैं किसी से उधार नहीं लेना चाहता और इस प्रोजेक्ट को अपने दम पर करना चाहता हूँ। वरना लोग तो मुझे कर्ज देने के लिए तैयार बैठे हैं, पर मुझे ये भी पता है कि वह कर्ज है वह सूद समेत वसूल लेंगे। साहिर ने अपना सर मसलते हुए कहा। तुम्हारा मतलब द वेस्टर्न ग्रुप से है? जागृति ने पूछा। साहिर हल्के से मुस्कुरा दिया, जैसे इस मामले में अपने होठ नहीं खोलना चाहता हो। द वेस्टर्न ग्रुप सत्यम की कंपनी थी, जो कि राणा एम्पायर में एक बड़े इन्वेस्टर के रूप में अपना बिजनेस करने के लिए तैयार बैठी थी, और इस सिलसिले में तो सत्यम इंडिया आया भी था, पर यहाँ आने के बाद समीकरण बदल रहे थे। पर यह समीकरण क्या थे? साहिर और सत्यम के बीच में ही छिपा हुआ था। सिसोदिया तो अभी भी इससे अनजान ही था। जागृति ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बीते दिनों में जो उन लोगों ने किया है, इतनी आसानी से उनको भुलाकर एक्सेप्ट करना भी तो मुश्किल काम है। तुमने तो उन्हें अपने घर में भी शरण दे रखी है। मैं तो धक्के मारकर बाहर फेंक देती। जागृति बोली। साहिर गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। धक्के मारकर निकाले जाने का काम तो बहुत लोगों ने किया है, पर अफसोस मैं ये बोलूँगा नहीं, बल्कि समय आने पर कर दिखाऊंगा। जागृति को देखते हुए साहिर अपने मन में सोच रहा था, लेकिन चेहरे पर भाव जैसे असमंजस और उलझन के थे। जैसे जागृति की बात को समझाना चाह रहा हो, करना भी चाहता हो, लेकिन अपने आप को करने से मजबूर पा रहा है, जिसको लेकर जागृति ने अपने मतलब का ही मतलब निकाला। खैर छोड़ो इस चीज को। वैसे तो तुम इस मामले में सही कर रहे हो। जो लोग भरोसे के काबिल पहले नहीं थे, उन पर भरोसा इतनी आसानी से तो बनेगा नहीं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत पुराना है। एक पुराना दोस्त 100 नए दोस्तों से बेहतर होता है। तुम इस मैटर में क्या सोच रहे हो? मतलब कि तुम उन जमीनों पर काम करोगे या नहीं करोगे? घुमा फिरा कर सवाल फिर हाजिर था। उन जमीनों पर तो मुझे काम करना ही है, क्योंकि कुछ जमीन ऐसी है जो कि मेरी जमीनों के बिल्कुल बीच में है। ऐसे में मैं बिल्डिंग को आधा आधा कट तो नहीं कर सकूंगा। कंधे उस्काते हुए साहिर ने अपनी मजबूरी बताई। इसका मतलब है कि सारी जमीनों पर काम नहीं करोगे? प्रतीक सिंह सिसोदिया एक ही हाथ में सारी जमीनों को एक मोटा पैसा लेकर साहिर को लीज देना चाहता था, या फिर उसे लीज की रकम में प्रतापगढ़ी सिटी प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी चाहता था। ये हिस्सेदारी जो कि आई थी वह 30% की थी, जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देने वाली थी। साहिर ने शुरुआत में उससे बात की थी, क्योंकि उसे जमीन के असली मालिक के बारे में पता नहीं था और अब आगे पीछे हो रहा था। इस चीज की सिसोदिया को बड़ी बेचैनी थी। चोरी का माल कितना जल्दी बिक जाता है।
चोर को उतनी ही जल्दी सुकून मिलता है, वरना अगर चोरी का माल उसके घर से पकड़ा गया तो पैसे तो मिलेंगे नहीं, ये तो तय है, पर बदनामी मिलना तो उससे भी पहले तय है। और यही डर चोर के दिल को हमेशा डराता है, इसी डर में वह जल्दी जल्दी काम निपटाता है। इसी जल्दीबाजी में उसके काम बिगड़ते हैं। हर एक आहट पर उसे लगता है कि कहीं मेरी चोरी की खबर किसी और को न लग जाए। जब मन में चोर होता है तो सारी दुनिया कोतवाल नजर आने लगती है। इसी को कहते है चोर की दाढ़ी में तिनका होना, और यहाँ तो चोर की दाढ़ी में पूरा का पूरा पेड़ छुपा हुआ था। अरबों की संपत्ति थी। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने इसी मामले में आज जागृति को खूब समझाकर साहिर के पास भेजा था कि किसी तरह से साहिर को कन्वेंस करके इस सिटी प्रोजेक्ट में अपनी मनचाही कीमत पर इन्वेस्टर के रूप में कांटेक्ट करवा ले। एक बार कांटेक्ट बन जाने के बाद साहिर फंस जाता, क्योंकि एक मोटी रकम उसे पहले देनी थी, और साहिर जो कि इन लोगों के सारे दाव पेंच समझ चुका था, अब ये गलती करने वाला था नहीं। किसी तरह से सत्यम को उतना टाइम देना था कि वो अपनी जमीनों पर अपना कब्जा कर ले। कुल मिलाकर टालमटोल वाली स्थिति पैदा करनी थी। देखता हूँ यार, अभी तो इधर इतना उलझा हूँ। तुम तो जानती ही हो कि जितेंद्र काकोसा के बीमार पड़ने के कारण मेरा काम कितना बढ़ गया है। बस जल्दी से ये सब समेट लूँ तो तुम्हारे बड़े पापा से मिलने आऊँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए तुम इतने दिनों तक तो उनको रोक ही सकती हो। साहिर अपने आप को जितना मजबूर दिखा सकता था उतना मजबूर दिखाया। हाँ, मैं रोक सकती हूँ, लेकिन अगर यह बात तुम खुद उनसे मिलकर कहो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे कहने और तुम्हारे कहने में अंतर तो है ना। प्रतीक सिंह सिसोदिया ने जागृति को जो 2 टास्क दिए थे उसमें से दूसरा टास्क था किसी तरह को से साहिर को कन्वेंस करके खुद चलकर प्रतीक सिंह सिसोदिया के सामने आने के लिए कहना। हाँ, अंतर है। तुम्हारी बात वह एक बार में मान जाएंगे और मुझे अपनी बात को समझाना पड़ेगा। साहिर ने सर हिलाते हुए कहा, जैसे कि जागृति की इम्पोर्टेंस उसके बड़े पापा के आगे जता रहा हो कि जागृति चाहे तो उसे यह काम करना मुश्किल नहीं है। जागृति मुस्कुरा दी। यही तो वह चाहती थी कि साहिर उसकी इम्पोर्टेंट समझे, और अपने इम्पोर्टेंट साहिर की नज़रों में बनाने के चक्कर में जागृति अपने बड़े पापा की बात भूल गई। साहिर और जागृति में दिल्ली में चल रहे प्रोजेक्ट के ऊपर बात होने लगी। इस समय साहिर के फ़ोन पर जिंदगी का मैसेज आया कि वह अपनी सहेलियों से मिलने के लिए राजधानी होटल में जा रही है। काम के बीच में साहिर ने हल्के से सेल फोन पर नज़र डाला और ओके लिखकर भेज दिया, और खुद जागृति के साथ एक बिजनेस मीटिंग के लिए इसी होटल में पहुंच गया, जहां की जिंदगी अपनी सहेलियों के साथ चटकारे लेकर अपने किस्से सुन रही थी। साहिर ने जब जागृति को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो जागृति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने प्रतीक सिंह सिसोदिया को मैसेज ड्रॉप किया और खुशी खुशी बिना किसी काम के ही साहिर के साथ होटल जाने को तैयार हो गई। होटल में इंटर करते ही साहिर की नज़र जिंदगी पर पड़ गई थी, और साहिर की नज़रों को देखते हुए जागृति ने भी जिंदगी को देख लिया था। साहिर के होठों पर जहां मुस्कुराहट आ गई, वहीं जागृति के चेहरे पर शिकन बढ़ गई थी। पर इंतजार तो जिंदगी के रिएक्शन का था जब वही इन दोनों को एक साथ देखती। यहाँ पर कुल 6 लड़कियां थीं, जो कि जिंदगी की स्कूल टाइम से अच्छी खासी फ्रेंड थी। मुस्कुराते आपस में इस तरह से मगन थी कि उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं थी। आसपास की दुनिया से बेखबर ये लोग छोटी छोटी बातों पर भी खुलकर एंजॉय कर रही थी। आज काफी दिनों के बाद दिए 6 एक साथ इकट्ठा हुए थे। बात करने को बहुत कुछ था, स्कूल लाइफ से लेकर प्रेजेंट लाइफ, और सबसे तो उसमें जिंदगी की शादी, जो एक हॉट टॉपिक बनी हुई थी। कल स्टेटस की पिक्चर सबने देखी थी और जिंदगी ने तो बाकायदा ग्रुप में भेजा था। अब सबको ये जानने की उत्सुकता बनी थी कि इतने बड़े बड़े होटल को छोड़कर साहिर सिंह राणा ने हाईवे का ढाबा क्यों चुना था। तुम्हारे राणा सा ने बहुत ही कंजूसी की।
सस्ते में तुम्हें निपटा दिया, अगर 5 स्टार होटल में लेकर जाते तो अच्छी खासी जेब ढीली होती। पूर्वी बोली, ओह हेलो, मेरे राणा सा कंजूस नहीं है। ये बात है, तुम पहले दिमाग में बिठा लो। तुम सब अच्छे से जानती हो कि वो खर्च करने में पीछे नहीं हटते, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यह है कि इस टाइम हम लोग जिस होटल में बैठे हैं, यहाँ की आसपास की सारी टेबल उन्होंने हम लोगों के लिए बुक करके खाली करवाई है, और सारा बिल भी उन्हीं की जेब से जाने वाला है। साहिर को कंजूस कहे जाने पर तो जिंदगी चढ़ गई थी। उसने तुरंत जवाब दिया और साथ में जता भी दिया कि उसके राणा सा कितने बड़े दिल वाले हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। शादी के रिसेप्शन में भी हम लोगों ने देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में हम लोग किसी राजा की वेडिंग सेरेमनी में शिरकत कर रहे हैं। ऊपर से हमारी सारी फैमिली को दिल्ली से प्रतापगढ़ ले गया, वहाँ रहने का इतना अच्छा इंतजाम कराया, और फिर उतने ही सामान से हम लोगों को हमारे घर तक पहुँचाया गया। मेरे पापा तो तुम्हारे राणा सा की बड़ी तारीफ कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि वह बिल्कुल सच में एक पोलाइट राजा की तरह बिहेव करते हैं। नीति ने कहा, सच में का क्या मतलब है तुम्हारा? वह सच में राणा है ही, प्रतापगढ़ के राणा। मीठी बोली, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उन्होंने अपनी रानी सा को ढाबे की सैर करवाने को क्यों सोचा। पूर्वी अभी तक वही उलझी थी। अरे यार, तुम समझा करो ना, राणा सा को अपने पैसों का दिखावा बिल्कुल नहीं पसंद। बात को आगे बढ़ते हुए देखकर रूही बोली, ये बात तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी जो कि मैं कल महसूस की। जिंदगी ने बीच में बोलते हुए समझाया। क्या महसूस किया? पांचों का ध्यान जिंदगी के ऊपर जम गया। कभी कभी इंसान को अपनी बनाए हुए शकल से निकलकर बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, तब तो पता चलेगा कि हमारी दुनिया कैसी है। आराम से पिज्जा के साथ में इंसाफ करते हुए जिंदगी ने जवाब दिया। और यह नई शिक्षा उसे अपने राणा सा से ही कल ही मिली थी। हाँ, ये बात तो है, सब उसकी बात से सहमत थी, जो कि उसकी थी भी नहीं। पता है तुम लोगों को, कल राणा सा अपनी बाइक पर मुझे बिठाकर दिल्ली की ट्रैफिक से होते हुए लेकर नेशनल हाईवे की तरफ गए थे। सच कह रही हूँ मैंने पहली बार ऐसा देखा था, वरना बंद गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता कब गाड़ी चल रही है, कब बंद रुकी हुई है और बाहर क्या हो रहा है। ये सब कुछ अपने आँखों से देखना एक बहुत ही सुखद अनुभव हुआ था मेरे लिए। जिंदगी बोली, काहे का सुखद अनुभव मैडम? धूल उड़ाती हुई गाड़ी और उसके काला धुआं उगलते हुए एग्जॉस्ट पाइप पूरे चेहरे की रंगत छीन लेते हैं। तुमको ये सुखद कैसे लगा? मुंह बनाते हुए पूर्वी ने पूछा, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इस चीज का अनुभव किया था। नीति मुस्कुराई और जिंदगी ने ईमानदारी से हाँ में सर हिला दिया। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे राणा सा तुम्हें जिंदगी की दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। अब की बार नीति ने समझदारी का परिचय देते हुए कहा। जिंदगी सोच में पड़ गई। यही बात तो साहिर ने भी उससे कही थी कि एसी लगे हुए बंद कमरों में बैठे बैठे हम जिंदगी के असली शरद गर्म को समझ नहीं सकते, इसके लिए जरूरी है कि हम खुद धूप और बारिश का अनुभव करें। होटल में इंटर करते ही साहिर की नज़र जिंदगी पर पड़ गई थी, और साहिर की नज़रों को देखते हुए जागृति ने भी जिंदगी को देख लिया था। साहिर के होठों पर जहां मुस्कुराहट आ गई, वहीं जागृति के चेहरे पर शिकन बढ़ गई थी। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब सिक्योरिटी एजेंसी वालों की मीटिंग है तो यह अर्जुन का काम है, तो साहिर खुद क्यों इस मीटिंग को अटेंड करने चला है, और ऊपर से अब समझ में आ रहा है कि अपनी मैडम को भी यहीं बुलाकर रखा है। इस लड़की को जब मैं अपने सामने देखती हूँ तो मेरा मन इसका खून पीने का होता है। न जाने वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं खुद अपने हाथों से इसका गला दबा कर फेंक दूंगी। ठीक ही कहते हैं बड़े पापा, बाप बेटी दोनों दूसरों की जगह पर अपना कब्जा जमाकर बैठने में सबसे तेज है।
पर अगर मैंने इन लोगों को इनकी असली जगह ना दिखा दी तो मेरा भी नाम जागृति सिंह सिसोदिया नहीं। जागृति के लिए जब्त करना मुश्किल था क्योंकि सामने हंसती मुस्कुराती खेल खिलाती हुई जिंदगी अपनी सहेलियों के किसी बात का जवाब दे रही थी। अभी इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि अचानक से रूही की नज़र सामने पड़ गई। जिंदगी, तूने यह नहीं बताया था कि तूने राणा सा को भी यहीं पर बुला रखा है। अपने प्लेट पर सर झुकाए हुए रूही ने धीरे से कहा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि कोई बच्चा गलती करने के बाद टीचर की तरफ देखता भी नहीं है कि कहीं टीचर उसको देखकर पनिशमेंट ना दे दे। अरे नहीं, मैं उन्हें यहाँ क्यों बुलाऊंगी और उनको फुर्सत कहाँ है आने की। उनकी तो आज लगातार मीटिंग है और ऊपर से मुझे भी बोल रहे थे कि चलो ऑफिस। वो तो मैंने कहा कि आज भर मुझे अपनी सहेलियों के साथ बात करने की जाने की छुट्टी दे दीजिए, कल से ज्वाइन करूंगी, तब माने। जिंदगी लापरवाही से पानी की बोतल उठाते हुए बोली। तो लगता है कि वह खुद तुझे लेने चले आए हैं। रूही की नज़रों का इशारा समझते ही पूर्वी ने उधर देखा और जिंदगी को बताया। क्या? जिंदगी पीछे मुड़ी लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ा। अरे बेवकूफ़, सामने देखो। लेकिन उसे साहिर नहीं, केवल जागृति दिखाई पड़ी क्योंकि शायद साहिर इस वक्त जागृति से एक्सक्यूज करते हुए किसी स्टाफ के साथ आगे बढ़ गया था। इनका तो लगता है कि हर जगह आना जरूरी होता है। राहु केतु की तरह मेरी जिंदगी की कुंडली में आकर बैठ गई है। इनको तो बर्दाश्त करना मुश्किल है लेकिन फिर भी जोक की तरह चिपकी रहती हैं। कैसे घूरते हुए देखती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि आंखों से ही चबा जाएंगी। जागृति को देखते ही जिंदगी का भी मुंह बन गया था। अभी पिछली बेइज्जती वह भूली नहीं थी जो कि शादी के दूसरे तीसरे दिन ही ऑफिस में हुई थी, लेकिन अगले ही पल जब उसे साहिर का अपनी तरफ से बोलना याद आया तो चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन मैं उनसे क्यों डरूं? राणा साही तो कहते हैं जिससे हम जितना ज़्यादा डरते हैं वो हमें उतना ही ज़्यादा डराता है, और जब मेरे साथ खुद राणा सा है तो मुझे इनसे डरने की क्या ज़रूरत है। जो भी होगा वह संभाल ही लेंगे, मुझे बस इनको अवॉइड करना है। जिंदगी का दिमाग बस इतना ही था। जब सैया भाई कोतवाल तो भैया डर किसका। अपने राणा सा के बल पर तो वो पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। जागृति जितने ही बुरी तरह से घूरते हुए उसको देख रही थी तो जिंदगी भी उतना ही एटीट्यूड के साथ अपने चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट लिए बैठ गई। पर जिंदगी की सहेलियों में थोड़ी घबराहट से आ गई थी। जागृति तो उन्हें शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी और अब इस वक्त उसके तेवर उन्हें अच्छे लग नहीं रहे थे। पर आंखों में चलने वाले इस युद्ध को देखकर वह कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई थी। क्या करें? उनको भी यहीं पर बुला ले क्या? पूर्वी ने धीरे से उठते होते हुए पूछा। जवाब में जिंदगी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। वो कोई हमारी सहेली या स्पेशल गेस्ट नहीं है। हमने उन्हें बुलाया नहीं है जो उनका स्वागत करें, अपनी मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां बैठें। उनके कारण हम क्यों अपना प्रोग्राम खराब करें? तुम लोगों को और कुछ खाना है? जिंदगी ने जैसे जागृति के अपीयरेंस को ही वहां से नाकार दिया था। जिंदगी के इस व्यवहार पर उसकी सहेलियों को अच्छी खासी हैरानी हुई थी, क्योंकि और कोई वक्त होता तो जिंदगी साहिर की दोस्त होने के हैसियत से ही जागृति से बड़े अच्छे से मिलती थी कि कहीं जागृति जाकर साहिर से उसकी चुगली ना लगा दे। ये बात हर किसी को पता थी कि जागृति साहिर सबसे अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट जिंदगी के अनुसार तो जागृति की राणा सा से बात भी तय थी, जबकि सहेलियों को साफ लगता था कि राणा सा जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं और अभी तो फिलहाल में रूही पूर्वी ने साहिर को जागृति के साथ देखा भी था। पर जिंदगी का इत्मीनान उन्हें अच्छे खासे आश्चर्य में डाल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उलझी हुई तो जागृति थी। उसे जिंदगी से इतनी शांति की उम्मीद नहीं थी। वह तो जिंदगी को जलाना और चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन जिंदगी का इत्मीनान उसी को और चिढ़ा गया। चिड़िया के पर निकल आए हैं।
इसको जमीन पर लाकर पटकना ही पड़ेगा। वो अपनी हाई हील की सैंडल खटखटाते हुए सीधे जिंदगी के सामने आकर खड़ी हो गई। हेलो जिंदगी। जागृति ने सीधे सामने आकर जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ाया। जिंदगी का सारा कॉन्फिडेंस उसकी दोनों आंखों के अंदर सिमटकर तेजी से बंद हो गया था। एक कुटिल मुस्कान के साथ जागृति ने जिंदगी की तरफ हाथ बढ़ा दिया। हेलो, कैसी हो? अब तो जिंदगी के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी तेज भागने लगी थी। अब जरा सुपर थैंक्स माध्यम से कहानी को प्रोत्साहन दे दीजिए। हर हर महादेव।